हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर रिवीजन क्लास रिलेटेड विद द गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ओके, this chapter we all already learned it and we all are know some concepts about this chapter. Okay, तो देखिए ये गवर्नमेंट बजट है इंडिया का, और इस बार गवर्नमेंट बजट जो है वो किसने पास किया है आप बता सकते हैं। हम आपके सामने ये लेडी हैं, रिस्पेक्टेड लेडी, इनका नाम क्या है बताइए। यस, ओके, आई होप गैस कर लिया होगा। तो अवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। ओके, तो ये निर्मला सीतारमण जी हैं जिन्होंने इस वर्ष भी बजट जो है वो पेश किया था, ओके, पार्लियामेंट में। नेक्स्ट पॉइंट वी लर्न अबाउट द बजट, व्हाट इज बजट एंड द बजट वर्ड फ्रॉम वेयर कम और ड्राइव। द बजट word derived from the French word budgeting. Here you are seeing that कहाँ से आया है, बजट ही आया है, जिसका मीनिंग है लेदर बैग, है ना। बजट लेके लेदर बैग लेके जाते हैं ना, तो बजट इस बार तो डिजिटल बजट आया है, तो बहुत अच्छी बात है। तो बजट है ना, तो वर्ड कहाँ से आया है, बजटी, मीनिंग लेदर बैग। बैग यूज्ड बाय द ब्रिटिश चांसलर टू कीप हिज पेपर्स टू बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट, है ना। तो वो बैग जो लेके जाते थे, इसलिए उससे वो ऐसा यूज किया था, बजटिंग, है ना, दैट इज द लेदर ना। प्रेजेंट सेंस ऑफ द टर्म वाज यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन 1873। क्लियर हुआ आपको। तो प्रेजेंट सेंस में ये जो टर्म है बजट, वो सबसे पहले कब यूज़ हुआ था, 1873। आप याद रखिएगा, 1873 में बजट टर्म जो है फर्स्टली यूज किया गया था। नेक्स्ट वी लर्न द डेफिनेशन ऑफ द बजट। व्हाट इज द डेफिनेशन, यू सी हियर, a government budget is an annual statement of estimated income and expenditure of the government during a financial year। किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर में जो एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर का जो स्टेटमेंट होता है, दैट इज द बजट। तो बच्चों आपको याद रखना है, बजट इज अ स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट है, जैसे बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है, ऐसे ही बजट भी एक स्टेटमेंट है जो कि एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर को बताता है। एस्टिमेटेड का वर्ड याद रखना है ना, अनुमानित इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, है ना। तो आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें कितना खर्च होने की संभावना है, कितना इनकम आने की संभावना है, वो सारा स्टेटमेंट, वो सारा ब्यौरा गवर्नमेंट बजट में शो होता है बच्चों, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट के टाइप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, देखिए ज़रा ध्यान से देखिए। बैलेंस्ड बजट, अनबैलेंस्ड बजट। बजट दो प्रकार से हो सकता है भाई, जितना इनकम है उतना खर्चे हो रहे हैं तो बैलेंस्ड बजट हो जाएगा, और अनबैलेंस्ड दो प्रकार का होगा, या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा, है ना, कि अपनी इनकम आ रही है और खर्चे कम है तो सरप्लस हो जाएगा। और डेफिसिट बजट व्हेन द एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन द इनकम देन द डेफिसिट बजट। तो इस प्रकार से, है ना, गवर्नमेंट बजट के टाइप्स होते हैं। क्लियर हो गया आप सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए इस स्लाइड में आपको दिख रहा है, दैट इज द बैलेंस्ड बजट। जितना खर्चा उतना बजट, मतलब इनकम, जितना पैसा है उतना ही खर्च है, दैट इज गवर्नमेंट बजट, बैलेंस्ड बजट। इसको हम इन द बैलेंस्ड बजट एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर आर इक्वल। ये दोनों इक्वल होते हैं, एस्टिमेटेड इनकम और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो है वो बराबर होते हैं। सरप्लस बजट में क्या होता है बच्चों, सरप्लस बजट में आप देख रहे हैं इधर एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू,
जिसमें रेवेन्यू आपका ज़्यादा है, रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, खर्चे कम हैं, तो यहाँ बजट सरप्लस बजट होता है। इन दिस बजट आप देख पा रहे हैं एस्टिमेटेड रिसिप्ट इज ग्रेटर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं हम डेफिसिट बजट। देखिए आप गौर से, डेफिसिट बजट में क्या दिख रहा है आपको, एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन रेवेन्यू। यहाँ पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, सो दिस टाइप ऑफ बजट इज कॉल्ड डेफिसिट बजट। ओके, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं, और एस्टिमेटेड रेवेन्यू कम होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है बजट की हम ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों बनाते हैं बजट, क्या उसके फ़ायदे होते हैं, क्या कारण होते हैं, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स, है ना। किन कारणों से हम बजट बनाते हैं, क्या होता है बजट बनाने से भाई, तो देखते हैं। तो बजट बनाने से हमें फ़ायदा क्या होता है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ का पता चलता है कि कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, कितना इनकम इंक्रीज हो पा रही है ना इकोनॉमी में, पर कैपिटा इनकम कितना ग्रोथ हो पा रही है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ हमें पता चलती है। ठीक है। प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट मीन्स रिसोर्सेज हमारे जो इकोनॉमी में हैं, जिन रिसोर्सेज से हम आगे बढ़ रहे हैं, पीपीसी कर्व राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेज का हम सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं, तो उन रिसोर्सेज को हम किस जगह पर सही तरीके से उपयोग करें, दैट इज़ द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना, जिससे कि हम पर्याप्त मात्रा में सही तरीके से उनका यूज़ करते हुए, सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करते हुए आगे बढ़ पाएँ और हम अपने देश का ग्रोथ कर सकें। सो द प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ विथ इक्वेलिटी। इट मीन्स वी ऑल वांट ग्रोथ इन अवर कंट्री, हम ग्रोथ करना तो चाहते हैं बट इक्वेलिटी के साथ। ऐसा नहीं कि कुछ लोग सम पीपल्स आर वेरी रिच पर्सन्स एंड सम आर वेरी पुअर पर्सन्स, है ना, तो ये ना हो, इक्वेलिटी के साथ ग्रोथ हो। अंडरस्टूड द पॉइंट, है ना, सभी बराबरी के साथ ग्रोथ करें, सबको बराबर खाने का हक है। ओके, तो रहन सहन का तरीका इक्वेलिटी, है ना, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इक्वल हो, दैट इज़ द ग्रोथ ऑफ विथ इक्वेलिटी। ओके, ये भी एक सिग्निफिकेंट है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है हमारे बजट का। नेक्स्ट है मैनेजिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। क्या दिखाई दे रहा है आपको, मैनेजिंग स्टेट ओन्ड प्राइजेस, मतलब जो स्टेट से रिलेटेड जो भी एंटरप्राइजेज हैं उनको भी मैनेज करना, मतलब गवर्नमेंट के जो भी, जैसे रेलवे है ना, गवर्नमेंट के जो भी एंटरप्राइजेज हैं उनको भी बजट के थ्रू जो है वो मैनेज किया जाता है। रेलवे का बजट अलग से पास होता है, उनसे कितना इनकम अर्न हो रही है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे जाती हैं। और नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आप जब हम बजट बना लेते हैं तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहती है, मतलब जितना इनकम आ रही है भाई उतना ही हम खर्च कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कर रहे हैं, तो कहाँ पर किन किन सेक्टर्स में हम यहाँ पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो वो हमें यहाँ पर समझ में आता है। उससे हम सस्टेनेबल तरीके से कितना ग्रोथ कर पा रहे हैं और आने वाले कितने समय में हम अपने इन जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसको कवर अप कर पाएंगे और आगे और देश को बढ़ा पाएंगे, है ना, कंट्री का ग्रोथ कर पाएंगे। तो स्टेबिलिटी यहाँ पर स्थिर तरीके से हम डेवलपमेंट करते हैं, स्टेबल होकर के डेवलपमेंट करते हैं। ओके, एकदम इकोनॉमी में उतार चढ़ाव नहीं आते हैं कि पता चला एकदम से अचानक रेट बढ़ जाएं, अचानक से या फिर ऐसा डिप्रेशन आ जाए इकोनॉमी में, तो वो सारी प्रॉब्लम्स ना हो, तो वो कहलाती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ओके, तो इनको हम डिटेल्स और देख लेते हैं बेटा। तो व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? Government allocates resources for various development and welfare programs in its budget. Funds are allocated for the defense of country. Clear? And resources are allocated for educational and health sectors. Resources दोनों जगह पर, एजुकेशनल सेक्टर्स में और हेल्थ सेक्टर्स में भी किस तरह से एलोकेट हो वो इकोनॉमिक ग्रोथ में ज़रूरी है।
फिर है रिसोर्सेज आर एलोकेटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। प्राइमरी सेकेंडरी टर्टियरी सेक्टर में भी किस तरह से हम एलोकेशन करते हैं रिसोर्सेज का, वो भी हम बजट के थ्रू ही कर पाते हैं। फिर आता है बैलेंस्ड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हेल्प इन बैलेंस्ड इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट है बैकवर्ड एरियाज आर गिवन मोर रिसोर्सेज, है ना। तो जो पिछड़े हुए इलाके हैं, ये लास्ट पॉइंट यू हैव टू क्लियर दैट द बैकवर्ड एरियाज आर गिवन मोर रिसोर्सेज। बैकवर्ड एरियाज को हम रिसोर्सेज ज़्यादा देते हैं, जो पिछड़े हुए स्टेट्स हैं या पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश के, उन इलाकों में हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा खर्चे करते हैं, एक्सपेंडिचर्स करते हैं, जिससे कि इक्वलिटी के साथ ग्रोथ हो सके। ओके, तो इकोनॉमिक ग्रोथ मेन ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रोल ऑफ गवर्नमेंट बजट इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में गवर्नमेंट बजट किस तरह से वर्कआउट करता है। द गवर्नमेंट कैन इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन डेंजरस एंड हार्मफुल गुड्स। जो गुड्स डेंजरस हैं, हार्मफुल हैं, उन पर गवर्नमेंट क्या करती है, हैवी टैक्सेस लगाती है, इम्पोज कर देती है ना। और वाइन्स हैं ना, और टोबैको प्रोडक्शन है, टोबैको प्रोडक्शंस में भी गवर्नमेंट जो है हैवी टैक्स लगाती है। दिस विल डिस्करेज देयर प्रोडक्शन, इससे उनका प्रोडक्शन कम हो और लोग भी कम यूटिलाइज करें, उसका यूज़ करें। ओके, नेक्स्ट है गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड सब्सिडीज ऑन द एंकरेज द प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। जो कमोडिटीज एसेंशियल्स हैं, ज़रूरी हैं, उन कमोडिटीज़ पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, जिससे उनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो, है ना। और जो लोग हैं, आम आदमी हैं, उनको यूज़ करने के लिए, है ना, यूज़ करने के लिए प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड हो सके। हैवी टैक्स कैन बी इम्पोज्ड ऑन लग्जरी गुड्स सो दैट देयर प्रोडक्शन कैन बी डिस्करेज्ड। ओके, तो हैवी टैक्स और कहाँ लगाया जाता है, जो लग्जरियस गुड्स होती हैं, तो पैसे वाले लोग ज़्यादा खर्च करते हैं लग्जरी गुड्स पर, तो टैक्सेस भी ज़्यादा लगते हैं। तो इसलिए क्या हो जाता है बेटा कि जो आम आदमी हैं, जो ऑर्डिनरी पीपल्स हैं, उनके लिए टैक्सेस कम देना पड़ते हैं, और जो रिच पीपल्स हैं उनके लिए टैक्सेस भी ज़्यादा लगते हैं लग्जरी गुड्स पर, क्योंकि वही लोग खरीदते हैं। तो इस तरह से सिस्टम बना होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का, कि बजट के जो रिसोर्सेज हैं, जो बजट रेवेन्यू है, उसका हम कहाँ और किस सिस्टम पर, किस पॉइंट्स पर खर्च करें, जिससे कि एक तरीके से, सही तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट हमारे देश का हो सके और सब के साथ सबका विकास हो सके। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक इक्वेलिटी। इकोनॉमिक इक्वेलिटी मीन्स भी आप समझ गए होंगे कि जो पीपल्स हैं वो इक्वेलिटी के साथ डेवलपमेंट कर सकें, आर्थिक रूप से समानता रहे। तो द गवर्नमेंट में इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन रिच मैन्स इनकम एंड लग्जरी गुड्स, है ना। लग्जरी गुड्स पर भी टैक्सेस हैवी होते हैं और इनकम पर भी टैक्सेस ज़्यादा लगते हैं। हमारा इनकम टैक्स भी इस तरह से प्रोग्रेसिव टैक्स बनाया गया है कि जिनकी इनकम ज़्यादा उन पर टैक्स ज़्यादा, और जिनकी इनकम कम उन पर टैक्स कम। ये टैक्सेशन सिस्टम हमारे यहाँ फॉलो होता है। पुअर मैन्स इनकम एंड नेसेसरी गुड्स में भी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेशन, है ना। जो गरीब लोग हैं उनकी इनकम पर और नेसेसरी गुड्स जो कि वो यूज़ करते हैं उन पर टैक्सेशन कम होता है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और देखिए आप यहाँ पर द मनी कलेक्टेड फ्रॉम द रिच कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द पुअर पीपल। इट मीन्स जो भी मनी रेवेन्यू के थ्रू कलेक्ट होती है, कलेक्टेड फ्रॉम द रिच कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द पुअर पीपल। गरीबों के लिए खर्च जो है विभिन्न प्रोग्रामों के जरिए खर्च किया जाता है। पैसा कहाँ से आता है, रिच पर्सन से। जो अमीर लोग होते हैं, पैसा ज़्यादा होता है तो उन पर टैक्स ज़्यादा लगता है और वो पैसा खर्च करते हैं गरीबों पर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है फूड कैन बी सप्लाइड
एट लो रेट्स, है ना, सस्ते रेट में अनाज, पीडीएस सिस्टम से आप देखते हैं सस्ते रेट में अनाज मिलता है, गरीबों को फ्री अनाज भी मिलता है ना। एजुकेशनल एंड हेल्थ सर्विसेज कैन बी डेवलप्ड, और इससे एजुकेशनल और हेल्थ सर्विसेज भी डेवलप की जाती हैं। गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन देती है 6 to 14 ईयर्स के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में, है ना। हेल्थ फैसिलिटीज़ भी बहुत प्रोवाइड गवर्नमेंट अलग अलग कर रही है। अभी गवर्नमेंट की कई पॉलिसीज़ भी चली हुई हैं जिसमें गवर्नमेंट ने कार्ड बनवाए हुए हैं जिसको आयुष्मान कार्ड के नाम से जाना जाता है। इसमें हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड बहुत वर्क किए गए हैं, ठीक है। तो एजुकेशनल एंड हेल्थ सर्विसेज कैन बी डेवलप्ड, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, है ना। स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैन बी अचीव्ड बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ना एकदम से कोई महंगाई बढ़े और ना एकदम से डिफ्लेशन हो कि पता चला प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है कि खरीदने वाले ही नहीं है, तो वो डिफ्लेशन की कंडीशन भी ना हो। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द गवर्नमेंट कैन प्रिपेयर अ सरप्लस बजट, बिल्कुल ठीक। महंगाई जब बढ़ती है तो गवर्नमेंट कैन प्रिपेयर अ सरप्लस बजट। सरप्लस बजट में क्या होता है, आप समझ गए ना, रेवेन्यू आर ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट कम खर्च करती है। कम खर्च करेगी तो क्या हो जाएगा, लोगों के पास पैसा कम जाएगा, लोगों के पास पैसा कम जाएगा तो वो डिमांड भी कम करेंगे। जब डिमांड कम करेंगे तो इन्फ्लेशन कम होगा। क्यों, क्योंकि लोगों के पास पैसा है तब तो वो डिमांड कर रहे हैं और प्रोडक्शन उतना है नहीं, तब तो उस कंडीशन में इन्फ्लेशन होता है बच्चों। तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का बजट भी एक अच्छा तरीका है। और आपने देखा टैक्सेस कैन बी इंक्रीज्ड एंड एक्सपेंडिचर कैन बी रिड्यूस्ड। बजट के थ्रू टैक्सेस को बढ़ा दिया जा सकता है और एक्सपेंडिचर्स को कम किया जा सकता है, जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। दिस विल रिड्यूस मनी सप्लाई एंड हेल्प इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। इससे मनी सप्लाई रिड्यूस होती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्यूरिंग डिफ्लेशन गवर्नमेंट क्या करती है। बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा। ड्यूरिंग डिफ्लेशन द गवर्नमेंट कैन प्रिपेयर डेफिसिट बजट। गवर्नमेंट डेफिसिट बजट बनाती है, उससे क्या होता है, टैक्सेस कैन बी रिड्यूस, टैक्सेस कम कर दिए जाते हैं। टैक्सेस कम करेंगे तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, जिससे वो ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है ना। तो उससे डिफ्लेशन की स्थिति में कमी आएगी। एक्सपेंडिचर कैन बी इंक्रीज्ड, है ना। गवर्नमेंट जो है खर्चे ज़्यादा बढ़ा देती है ना। जैसे रोडवेज वगैरह बनना, गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर्स करती है उस पर मतलब उसको इंक्रीज कर देती है, जिससे कि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से लोग डिमांड भी बढ़ाएंगे। ओके, दिस विल इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, जिससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ती है और जो पर्सनस हैं, सिटीजन्स हैं, वो अपनी डिमांड इंक्रीज करने लगते हैं। तो इससे डिफ्लेशन में मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए वर्क किया जाता है और ड्यूरिंग इन्फ्लेशन मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का वर्क किया जाता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों आपको, आई होप क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस का मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट बजट के थ्रू किया जाता है। एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इज डन थ्रू द बजट, है ना, कि उसमें कितना फंड्स आ रहा है, कितना खर्चे हो रहे हैं, है ना, फंड्स का एलोकेशन सही तरीके से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, वो भी गवर्नमेंट बजट के थ्रू हम करते हैं। ओके, चलिए, तो ये अभी हमने 4 पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ लिए, डिस्कस कर। तो ये 5 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ विद इक्वालिटी, managing the state owned enterprises and economic stability. These 5 points are very important. Now when the question comes, what are the objectives of government budget, then you have write these 5 points. हो सके तो विथ डायग्राम आप ये अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। क्लियर हो गया बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। स्ट्रक्चर मीन्स गवर्नमेंट बजट में क्या क्या शामिल होता है। तो देखिए, गवर्नमेंट बजट के 2 पार्ट्स हैं, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट के अंतर्गत गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं।
कैपिटल बजट में भी कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। इट मीन्स रिसिप्ट अगर हम देखें तो रिसिप्ट कितने प्रकार का होता है, रेवेन्यू और कैपिटल टाइप का होता है, एंड एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू और कैपिटल टाइप का होता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं आप रेवेन्यू रिसिप्ट्स में, रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब गवर्नमेंट का जो पैसा आता है वो टैक्स रेवेन्यू से आता है एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू से आता है। टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस होती हैं। ये सभी हम डिटेल्स यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, पॉइंट्स क्लियर हुए आपको ना। गवर्नमेंट बजट, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट दो प्रकार का होगा। रेवेन्यू बजट ऑल्सो फर्दर टाइप्स, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स पैसा कहाँ से आता है रेवेन्यू का, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ध्यान से देखते रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर बहुत अच्छा लगता है तो आप उसको शेयर भी करिए, दूसरे बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। लाइक भी करिएगा। ओके, थैंक यू। तो चलिए डिटेल स्टडी देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स, सॉरी रेवेन्यू रिसिप्ट्स किस प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं ये। तो रिसिप्ट्स दैट डू नॉट कॉज लायबिलिटी टू द गवर्नमेंट, मतलब ऐसा पैसा, इस प्रकार के रिसिप्ट्स जिससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, कर्जे नहीं बढ़ते हैं, दैट इज द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। Receipts that does not lead to reduction in the assets of the government, इससे गवर्नमेंट की कोई भी एसेट्स रिड्यूस नहीं होती हैं, कम नहीं होती हैं। तो दोनों बातें आप लोग याद रख लीजिएगा बेटा। रेवेन्यू रिसिप्ट्स ना, द रिसिप्ट्स विच डू नॉट कॉज एनी लायबिलिटी टू द गवर्नमेंट एंड नॉट रिड्यूस एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ना ही उससे कोई एसेट रिड्यूस होती है और ना ही कोई लायबिलिटी जनरेट होती है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है। मतलब गवर्नमेंट ने ना ही कहीं से कर्ज लिया हो और ना ही गवर्नमेंट ने कोई एसेट को सेल किया हो, उसके बाद भी कोई रेवेन्यू आपका आता है गवर्नमेंट का, दैट इज द रेवेन्यू रिसिप्ट। किस प्रकार का आता है, टैक्सेस के थ्रू आता है गवर्नमेंट का, है ना। और किस किस के थ्रू आता है, क्लियर हुआ बच्चों। जैसा कि आपने अभी देखा था कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स फर्दर टू टाइप्स हैं, टैक्सेस रिसिप्ट्स एंड नॉन टैक्सेस रिसिप्ट्स। इस तरह से गवर्नमेंट रिसिप्ट्स होती हैं, गवर्नमेंट के रेवेन्यू होते हैं जो टैक्सेस के थ्रू भी आते हैं, और नॉन टैक्सेस में भी गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसिप्ट्स आते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट का ना ही कोई लायबिलिटी जनरेट होती है और ना ही कोई एसेट्स रिड्यूस होता है। क्लियर ना। इसके एग्जाम्पल्स भी आप और देख सकते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, एस्टेट ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये टैक्सेस रिसिप्ट्स होती हैं। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में एग्जांपल्स आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि फीस है, एस्टीट है, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज है, और ग्रांट्स एंड डोनेशन से भी गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। अभी जैसे बहुत सारे लोगों ने डोनेशंस दिया हुआ था, किसमें, जो गवर्नमेंट ने अभी कोरोना के लिए गवर्नमेंट के लिए बहुत सारा डोनेशन मिला हुआ था, है ना। फाइन्स एंड स्पेशल असेसमेंट्स के थ्रू भी गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम, जिस तरह से 2G 3G स्पेक्ट्रम सेल होते हैं, इससे भी गवर्नमेंट को पैसा जनरेट होता है। Now coming to the next point, capital receipts. What are the capital receipts? Capital receipts that cause liability to the government, इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाती है। एंड receipts that lead reduction in the assets of the government, या तो गवर्नमेंट की एसेट्स रिड्यूस होती हैं। तो what are the capital receipts? क्लियर हो गया बच्चों। Capital receipts are those receipts by which the government liabilities इंक्रीज्ड और द रिडक्शन इन एसेट्स। ओके, या तो एसेट्स रिडक्शन हो जाती है या लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए ओके, इसके एग्जांपल्स आप बता सकते हैं। इसके एग्जांपल्स होंगे बोरोइंग्स। ओके, बोरोइंग्स के थ्रू भी
गवर्नमेंट लोन लेगी जैसे मान के चलिए, तो इट्स क्रिएट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, ओके। और अगर गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट अपने एसेट्स भी रिड्यूस कर सकती हैं, सेल कर सकती है, अपने गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ है उसके थ्रू भी गवर्नमेंट इनकम जनरेट कर लेती है, तो रिड्यूस एंड एसेट्स। और अगर गवर्नमेंट ने कहीं लोन दिया होता है तो रीपेमेंट ऑफ लोन्स हो जाता है, पैसा वापस आ जाता है, तो वो भी कैपिटल शिफ्ट्स कहलाता है। क्यों? क्योंकि उससे एसेट्स रिड्यूस हो जाती हैं। क्लियर हो गया? चलिए, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दैट डज not reduce the liability of the government, and revenue expenditure that expenditure does not lead to reduction or to the creation of assets। मतलब ऐसे खर्चे गवर्नमेंट के ना, जिससे गवर्नमेंट का क्या होता है, एक्सपेंडिचर डज नॉट रिड्यूस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम नहीं होती है। मतलब आपने पैसा खर्च तो किया पर किसी का पैसा चुकाया नहीं है, कर्जे का पैसा नहीं चुकाया आपने। जैसे मान लीजिए आप घर में किराने का सामान लेके आते हैं, खर्च करते हैं, तो वो उसमें आपने कर्ज नहीं चुकाया, आपने सिर्फ खर्च किया। समझ में आया ना? तो ऐसे ही एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के होते हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट, जैसे पेमेंट, सैलरी वगैरह देना, तो गवर्नमेंट की क्या हो जाती हैं, इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस नहीं होती है, और इस प्रकार के खर्चे होते हैं। और इससे क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर दैट डज नॉट लीड टू द क्रिएशन इन एसेट्स। कोई एसेट भी क्रिएट नहीं होती है, आपने ऐसा कि सोना चांदी नहीं खरीद के रख लिया है, धन संपत्ति खरीद के नहीं रख ली है इस खर्चे से, ये जनरली किया गया खर्चा है। तो इससे ना तो आपने कोई एसेट्स क्रिएट कर ली है, ना ही कोई ज़मीन बढ़ा ली है। समझ में आ रहा है ना? जैसे आप तो ऐसी गवर्नमेंट की बात करेंगे ना, तो गवर्नमेंट भी इस प्रकार के खर्चे गवर्नमेंट के होते हैं जिसमें ना तो गवर्नमेंट की एसेट क्रिएट होती है और ना ही लायबिलिटी रिड्यूस होती है। तो इस प्रकार के खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर दैट रिड्यूस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहीं से कर्ज लिया था, वो चुका दिया, रीपेमेंट कर दिया लोन का, तो वो क्या हो जाता है, लायबिलिटी कम हो जाती है, उससे रिड्यूस हो जाती है। और क्या होता है बेटा, एक्सपेंडिचर दैट लीड द क्रिएशन ऑफ एसेट्स, या तो उससे एसेट्स क्रिएट हो जाते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने कोई ऐसा खर्च किया है जिससे गवर्नमेंट की एसेट बढ़ जाए, है ना, तो उससे फर्दर प्रोडक्शन के लिए फ़ायदा होता है। इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब चूँकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको पता है ये रिवीजन क्लास है, तो कुछ प्रैक्टिस भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम आपके सामने पेश करते हैं, रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो ये क्या होगा बेटा, पैसा आ रहा है, रिसिप्ट हो रहा है फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स, अब पब्लिक सेक्टर के शेयर सेल कर दिए, तो कौन सा ये कहलाएगा, ये कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाएगा। बजट में किस कैटेगरी में जाएगा, ये कैपिटल रिसिप्ट्स, बिकॉज इट रिजल्ट द रिडक्शन इन एसेट्स। सेकेंड पॉइंट देखिए आप, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक से पैसा गवर्नमेंट उधार लेती है, तो क्या जाएगा ये, दिस इज ऑल्सो कैपिटल रिसिप्ट्स बिकॉज इट इंक्रीजेज लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट देखिए, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, है ना। अब ये पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत जो प्रॉफिट आता है तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट है ना। इट इज़ अ रेवेन्यू रिसिप्ट बिकॉज प्रॉफिट डज नॉट क्रिएट अ लायबिलिटी और रिड्यूस एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट की ना ही इसमें कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई है और ना ही एसेट रिड्यूस हुई है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ओके, डिसइन्वेस्टमेंट, दिस इज अ कैपिटल रिसिप्ट्स। क्यों है कैपिटल रिसिप्ट्स? क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये एसेट्स गवर्नमेंट ने सेल किए। जब गवर्नमेंट ने एसेट सेल करके पैसा कमाया, मतलब पैसा आया है गवर्नमेंट के पास, तो वो क्या कहलाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी इट इज़ अ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। कस्टम ड्यूटी रेवेन्यू है, इट इज़ अ रेवेन्यू रिसिप्ट्स, इट डज नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी और डज नॉट रिड्यूस द एसेट। ओके, ना ही ये लायबिलिटी क्रिएट करती है और ना ही एसेट रिड्यूस करती है, इसलिए रेवेन्यू रिसिप्ट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग
दिस क्रिएट्स एसेट्स, इससे एसेट्स बढ़ती है, सो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट पेमेंट्स, सब्सिडीज एंड ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट्स, तो दीज थिंग्स डू नॉट क्रिएट एसेट, इससे एसेट क्रिएट नहीं हो रही है और ना ही लायबिलिटी रिड्यूस हो रही, सो दिस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो स्टेट को पैसा दिया जाता है ना, स्टेट्स के लिए, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, फीस, फाइन्स, these are revenue receipts because these do not create any liability or reduce any assets for the government। क्लियर हो गया। हम देखते हैं जो मैंने एग्जाम्पल्स अभी बताए थे वो किस किस सोर्सेज से गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स आती हैं, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो आती हैं वो टैक्सेस से आती हैं और नॉन टैक्सेस से आती हैं। टैक्सेस से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो प्रकार के टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स लैंड रेवेन्यू आता है, लैंड रजिस्ट्रेशन से जो टैक्स लगता है, लैंड रजिस्ट्रेशन जो खरीदे और बेची जाती हैं ज़मीन, उनसे जो टैक्सेस आता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। प्रॉपर्टी से टैक्स आता है, प्रॉफिट पर टैक्स लगता है, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, ये सभी डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। अब आता है कस्टम ड्यूटी, है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कस्टम ड्यूटी एंड टैक्स ऑन कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी जो लगता है दैट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। आगे देखते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू आर द डिविडेंड टैक्स, रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ गवर्नमेंट कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज जो होती हैं उनको सेल करने से जो टैक्सेस आते हैं, पैसा आता है, वो टैक्स नहीं है एक्चुअल में, वो नॉन टैक्स है ना, पैसा आता है नॉन टैक्स। फाइन्स एंड पेनल्टीज़ गवर्नमेंट को मिलती है, तो वो भी गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रिसिप्ट्स हो जाता है। गवर्नमेंट कभी फाइन्स लगाती है, पुलिस देखते हैं फाइन्स लगाती है ना, गलतियाँ पाए जाने पर कोर्ट फाइन लगाता है ना, पेनल्टीज लगाते हैं, तो ये सारी जो इनकम आती है गवर्नमेंट के पास दैट इज द नॉन टैक्स रेवेन्यूज। एंड आगे देखिए नेक्स्ट है प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। इससे भी गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है इंटरेस्ट पेमेंट का गवर्नमेंट के पास, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। रॉयल्टी एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, गवर्नमेंट के पास रॉयल्टी से भी पैसा आता है। गवर्नमेंट जो है मान लीजिए खदाने वगैरह हैं, है ना, माइंस वगैरह हैं, उनसे पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत जाता है। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, गवर्नमेंट भी अपनी फिक्स एसेट्स सेल कर देती है। तो ये सारे जो इनकम हैं ये गवर्नमेंट की, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेवेन्यू, दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आई होप आपके लिए। आगे हम देखते हैं नाउ एक पार्ट और आता है बेटा गवर्नमेंट बजट का, दैट इज़ द सोर्सेस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं गवर्नमेंट के, वो ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। तो सोर्सेज होते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के, दीज आर द प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो पहले हम समझ लेते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द मनी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट फॉर वेरियस पर्पस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर ना, किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में वेरियस पर्पस पर जो पैसा खर्च किया जाता है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंतर्गत जाता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड इनटू प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर को हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ये क्या है? व्हाट इज प्लान एक्सपेंडिचर? प्लान एक्सपेंडिचर इट रिफर्स टू the amount spent on activities included in 5-year plans। 5-year प्लान से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं उनको हम प्लान एक्सपेंडिचर के अंतर्गत लेते हैं। Thus it shows the central plan allotment for various projects, programs, schemes। गवर्नमेंट की जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्लान होते हैं ना, वो सभी जो है यूनियन टेरिटरीज के लिए और स्टेट्स के लिए, सभी के लिए, तो वो क्या कहलाते हैं? प्लान एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं, जो कि रिलेटेड होते हैं 5-year प्लान से। समझ में आ गया? एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर किस प्रकार के खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के? इट रिफर्स टू द मनी स्पेंट ऑन आइटम्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन 5-year प्लान्स बट इंक्लूडेड इन द बजट। वो खर्चे बजट में तो शामिल होते हैं बट 5-year प्लान में वो शामिल नहीं होते हैं,
इस प्रकार के खर्चे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के लिए आते हैं, के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस पर किए गए खर्चे ना, सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट देती है, तो इन पर जितने भी ये खर्चे होते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट गवर्नमेंट करती है, सब्सिडी देती है ना, डिफेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है, तो ये सभी क्या कहलाएंगे बेटा, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। याद रखिएगा एग्जाम्पल्स नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के भी आप लोग। ओके, आगे बच्चों और देखते हैं, बोथ द प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को फर्दर अन्य तरीकों से भी डिवाइड किया जा सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्दर दे आल्सो डिवाइडेड इन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। इस तरह से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्या कहलाते हैं? इट रिफर्स टू द मनी स्पेंट ऑन दोज आइटम्स विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड डायरेक्ट जो खर्चे होते हैं वो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल एसेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, पोस्ट, इस तरह से जो खर्चे होते हैं वो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। इट रिफर्स टू द मनी स्पेंड ऑन दोज आइटम्स विच डू नॉट कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट, एग्जाम्पल डिफेंस, इंटरेस्ट पेमेंट्स, ओल्ड एज पेंशंस एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। इस प्रकार के जो खर्चे होते हैं वो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में शामिल होते हैं। क्लियर हो गया? देखते हैं बजट डेफिसिट, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं, तो अगर रेवेन्यू जो हैं वो कम हैं और एक्सपेंडिचर्स ग्रेटर हैं, ज़्यादा हैं, तो इससे बजट डेफिसिट होता है। मतलब पैसा कम आ रहा है लेकिन खर्च ज़्यादा हो रहा है, या ज़्यादा करने का प्लान करते हैं, पैसा ज़्यादा खर्च करने का प्लान करते हैं, देन दिस टाइप ऑफ बजट इज़ कॉल्ड डेफिसिट और डेफिसिटरी बजट। बजटरी डेफिसिट का मतलब भी यही होता है, ठीक है, जिससे कि जिसमें हमें ये पता चलता है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है। There are three types of budget deficit: revenue deficit, fiscal deficit and primary deficit. What is revenue deficit? When revenue expenditure is greater than the revenue receipt, then the revenue deficit are there. Fiscal deficit, when the budget expenditure is greater than budget receipts, ओवरऑल बजट एक्सपेंडिचर, समझ गए ना, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों शामिल हैं। तो जब बजट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन बजट रिसिप्ट, देन दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। एंड व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? तो जो फिस्कल डेफिसिट होता है बेटा, फिस्कल डेफिसिट से जब हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर देते हैं, देन वी गेट प्राइमरी डेफिसिट। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आपके लिए? एक बार और देख लीजिए यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। इफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स, देन इट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या है? इट रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड टोटल रिसिप्ट्स इंक्लूडिंग बोरोइंग्स। उसमें बोरोइंग्स भी शामिल है, मतलब पैसा उधार गवर्नमेंट लेती है, तो सारी चीज़ें फिस्कल डेफिसिट में आती हैं। प्राइमरी डेफिसिट क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज अ फिस्कल डेफिसिट लेस देन इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब इंटरेस्ट पेमेंट को अगर हम माइनस कर दें तो वो
प्राइमरी डेफिसिट कहलाता है, मतलब फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, ओके, देन वी गेट प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, देन वी गेट प्राइमरी डेफिसिट। याद रखिएगा, फिजिकल डेफिसिट भी याद रखिएगा, फिजिकल डेफिसिट मतलब टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट्स, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, फिजिकल डेफिसिट कहलाएंगे। इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर सब शामिल होता है। और फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स, फिजिकल डेफिसिट जो है वो बोरोइंग्स के बराबर होता है। क्लियर हो गया है यहाँ तक आप सभी के लिए? तो डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है बेटा, गवर्नमेंट जब बजट डेफिसिट होता है तो गवर्नमेंट जो पैसा लेती है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है। उसमें या तो गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती है आगे चल के, या फिर गवर्नमेंट उधार पैसा लेती है, तो वो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है। देख रहे हैं, उससे या तो लोगों के लिए नुकसान होगा क्योंकि पैसा टैक्स में जाएगा, या फिर कर्ज के तले दबते चले जाएंगे। तो बजट डेफिसिट में ये दोनों बातें होती हैं। क्लियर हो गया सभी के लिए? डेफिसिट फाइनेंसिंग के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से पैसा उधार लेती है। एक्सपेंशन इन मनी सप्लाई, गवर्नमेंट क्या करती है, मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए द सेंट्रल बैंक में प्रिंट मनी इक्वल टू द डेफिसिट अगेंस्ट ऑफ ट्रेजरी बिल्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स के अगेंस्ट में गवर्नमेंट को जो है वो पैसा प्रिंट कर देती है सेंट्रल बैंक, इससे मनी सप्लाई बढ़ जाती है। दूसरा तरीका होता है पब्लिक बोरोइंग्स, गवर्नमेंट चाहे तो पब्लिक से भी पैसा उधार ले सकती हो, पब्लिक बोरोइंग्स होती है, मार्केट लोन्स गवर्नमेंट ले लेती हैं। जैसे अभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वगैरह आया हुआ था, उससे गवर्नमेंट ने बहुत पैसा लिया है ना, ये है। इट कैन ऑल्सो बोरो फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसीज, गवर्नमेंट इंटरनेशनल एजेंसी IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह से भी, या एशियन बैंक वगैरह से भी गवर्नमेंट पैसा उधार ले सकती है। तो ये जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग के सोर्सेज हो गए, ठीक है, याद रखिएगा बच्चों। यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू आप इस चैप्टर को देखने के लिए, और इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, समझिए, रिवीजन करिए, और कहीं कोई डाउट होता है तो ऑफलाइन क्लास में आके पूछिए, ओके। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर करिए सभी के साथ। ओके, बाय।